यूट्यूब पर आंसर राइटिंग को लेकर हजारों वीडियोस प्रेजेंट है। हर कोई बोलता है कि पॉइंट वाइज लिखो, अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फ्लो चार्ट बना दो और डायग्राम्स बना दो। पर मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता कि पॉइंट वाइज लिखूं कैसे। अंडरलाइन करूं तो ऐसे कौन से वर्ड को अंडरलाइन करूं जिससे मेरे को मार्क्स मिल जाए, पर डायग्राम वो तो सुबह निकला है। तो अगर आपसे ये चीजें नहीं हो रही है तो चिंता मत लो, अगले 7 मिनट में आपसे ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो मैं हूं धीरज सैनी और ये चैनल है मास्टर। पहली चीज आती है पॉइंट राइटिंग। पॉइंट राइटिंग एक्चुअली में इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है। अब ये करना कैसे है, पॉइंट वाइज लिखना कैसे, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऑक्सिजन के बारे में पूछा आपसे, ऑक्सिजन क्या होता है, ऑक्सिजन के बारे में बताओ। तो ऑक्सिजन का फंक्शन मैंने पूछा था, एक बच्चे ने बहुत सही से आंसर लिखा। सिंपल सी चीज, ऑक्सिजन की वजह से पेड़ की लंबाई बढ़ती है और जो पेड़ सनलाइट की तरफ में बेंड होता है वो भी इसी की वजह से होता है। तो 2 चीजें हमें याद थी बच्चे को, और वही 2 चीजें सिंपल पॉइंट बनाकर लिख दी, मार्क्स मिल जाएंगे कि इट हेल्प इन इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया इन्वॉल्व्ड इन फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में मतलब लाइट की जो बेंडिंग होती है सनलाइट की तरफ, उसमें हेल्प करती है। अब ये करना कैसे है, देखो सबसे पहली चीज 90% चीजें हम याद ही पॉइंट वाइज करते हैं। अगर आप सारी चीजों को मेमोराइज करोगे ना तो आपको यही चीज आ रही होगी, अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इस वजह से हुआ क्योंकि ऐसी स्थिति थी, इसकी वजह से लोग नाराज हो गए थे जिन्होंने क्या करा, विरोध करना स्टार्ट किया। तो वही सीक्वेंस ही आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। अब होता है कई बार हमें टाइटल याद नहीं आता कि क्या हेडिंग डालूं इस पॉइंट की, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा पैराग्राफ जो भी कंडीशन आप बताना चाहते हो वो बता दो। पैराग्राफ नहीं, 3 से 4 लाइन का एक पॉइंट लिख लो और उसकी हेडिंग डाल दो। स्पेशली एसएसटी में ऐसे पॉइंट वाइज हेडिंग के साथ में जरूर बनाने चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे सर मेरे को तो लिखना ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए 2 सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जो अभी फिलहाल आपके लिए काम कर जाएगा। क्या चीज भाई, आपको जब भी आंसर लिखना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में लिखूंगा। हाँ, ज्यादातर चीजें आप इंग्लिश मीडियम में लिखने की कोशिश करो, पर अगर फंस गए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो आप हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दो, पर लिखते जाओ, रुकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं एक एक 2-2 स्टेटमेंट के चक्कर में आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं कि मेरे को इस स्टेटमेंट का एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा जो कि इंग्लिश में लिखा था। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो लिख। अब ये तो था एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप क्या करो भाई, आप सिंपली हर रोज एक डायरी राइटिंग करो। डायरी राइटिंग को सुन के है ना बच्चे ऐसे हो जाता है कि मैं डायरी राइटिंग करूंगा, कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो लड़कियों वाला काम हो जाएगा। पहली बात, लड़कियों वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, आपको डेली के अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं कि मैं स्कूल गया, स्कूल से आया, मैंने ये खाया वो खाया। अब जब ये सारी चीजें लिखोगे, चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो चाहे गलत इंग्लिश में लिखो, पर आपको लिखना आ जाएगा जल्दी जल्दी। आप जो भी दिमाग में आएगा उन चीजों को तुरंत तुरंत से लिख पाओगे। और अगर ये कर पाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप सोच रहे होगे, जो जो आपने सीखा होगा वो सारा का सारा आपके एग्जाम में आंसर शीट पर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत सारे बच्चे आता बहुत कुछ है पर आंसर शीट पर नहीं उतार पाते। वही चीज आपको करनी होगी। कैसे होगी, डायरी राइटिंग होगी। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि जो आंसर राइटिंग है ना, हर सब्जेक्ट की सेम नहीं होती, सब्जेक्ट वाइज चेंज करती रहती है। कैसे, जैसे कि अगर हम एसएसटी की बात करें, आपसे पूछा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, किस किस कारण से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो आपने डेफिनेशन बता दी क्या चीज है। उसके बाद में जब आप इसके कॉजेज बताओगे, कारण बताओगे, तो कारण कैसे बताओगे, आप पॉइंटर्स में बताओगे कि ये लोग विद्रोह करने लगे, क्यों करने लगे, क्योंकि इन साथ में नाइंसाफी हो रही थी। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज ही बतानी है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, रीजन, फैक्ट या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब वहीं पर अगर हम साइंस की बात करें, अब साइंस में क्या होता है, साइंस में 95% डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक पर्सन है जिसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहानियां थोड़ी ना बताओगे, आप डायरेक्टली बोलोगे कि इस पर्सन को जिसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा उसको क्या है, मायोपिया है। देन उसका करेक्टिव लेंस क्या यूज करोगे, करेक्टिव लेंस यूज करेंगे हम कनकेव लेंस, ताकि उसका जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना पर बन जाए। तो आप सिंपली करेक्टिव लेंस पूछा, करेक्टिव लेंस इक्वल एरो करके आपने लिख दिया कनकेव लेंस, आपका काम बन गया। अगर आप साइंस में पॉइंट वाइज लिखते हो, आपका टाइम सेव होता है और आपका इंप्रेशन ज्यादा बनता है, क्योंकि आप आगे पीछे की बात नहीं कर रहे हो,
आप मुद्दे की बात कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना। साइंस में वो जो लॉन्ग आंसर होते हैं ना, वो अब 99% तो नहीं आएंगे, एक दो आ जाएंगे, तो आपको जैसे एसएसटी का मेथड बताया उसी तरीके से लिखना है। अब आता है मैथ्स की बारी। मैथ्स में बच्चे सोचते हैं बस सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व कर देंगे। मैथ्स में एक्चुअली मैं बोलूं ना, मैथ्स में आंसर राइटिंग एक कला है, ये एक्चुअली में एक स्टोरी राइटिंग है कि आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी है बिना ज्यादा कुछ लिखे कि मैंने ऐड किया दोनों साइड में, एडिंग टू बोथ साइड, तो आपको वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। जैसे बच्चे को स्टोरी समझाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैम को, टीचर को आंसर के थ्रू स्टोरी समझाते हुए जाना है। अगर आप वो चीज करते हुए जा रहे हो तो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर आ सकते हैं मैथ्स में। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 7 नंबर ज्यादा मिले थे 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। अब आते हैं अगली चीज पे, इंग्लिश और हिंदी, ये हैं टेक्निकल सब्जेक्ट। इन दोनों में आपको आंसर राइटिंग में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स। जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक वर्ड जो उस चैप्टर में राइटर के द्वारा यूज करा गया है वो यूज करोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और ये एक एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। अब आती है एक प्रो टिप। प्रो टिप क्या है भाई? स्मार्ट राइट। देखो, हमें क्या करना होता है, हमें फ्लो चार्ट बनाना होता है, पर 99% टाइम पे हमारे नोट्स के अंदर वो फ्लो चार्ट नहीं होते, हमें उस टाइम पर पेपर पे ही बनाना होता है। तो ये दोनों के दोनों पता है कब काम आएंगे? जब आप एसएसटी का और साइंस का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई प्रोसेस बता रहे हो, तो आपको क्या करना है भाई, आप जो स्टेप वाइज सारी चीजें बता रहे थे ना, कि पहले ब्लड यहां से यहां फ्लो होगा, देन उसके बाद यहां से यहां फ्लो होगा, बस वो देन की जगह आपको क्या करना है, एरो लगाते जाना है, आपका फ्लो चार्ट क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे आप उसको बढ़िया तरीके से कर पाओगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रहे हो मान लो, तो आपने कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे नाइंसाफी हो रही थी, तो वो क्या हो गए, नाराज हो गए। देन लगाओगे उसमें कि ऐसा हो रहा था फिर ऐसा होने लगा, तो बस उसके बीच में आप एरो लगा दो, आपका फ्लो चार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज, जो इंग्लिश वाली ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही थी ना, जिसमें आपका टाइम लग रहा था उसको सोचने में कि इंग्लिश में कैसे लिखूं, वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाने, बस छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने हैं जिससे आप समझा सको चीजों को। और दूसरी चीज, आप कम वर्ड्स में ज्यादा नंबर ले पाएंगे। टीचर को इतनी सारी आंसर शीट में वो वाली आंसर शीट जिसके अंदर फ्लो चार्ट बनाए वो खुद ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे कर ही नहीं रहे, तो आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स, कुछ प्यार भरे मार्क्स। और हाँ, इसमें एक और फायदा होगा, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक के 2 मिस्टेक होने पर आधा मार्क्स कटता है, क्योंकि हम वर्ड ही कम लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के भी चांसेस कम है, और वो जो हमारे आधे आधे नंबर रिस्क पे थे वो अब नहीं कटेंगे। अब लास्ट चीज आती है मार्क्स भीख मांगना। देखो, टॉपर के साथ में होता है, टॉपर बोलता है मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, जब भी उसमें आधा एक नंबर वो लेके जाता है। वो क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसे भीख मांगना आता है। वही चीज आपको भी सीखनी है। कैसे सीखनी है? देखो, सिंपल सी चीज है, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ज्यादा कुछ नहीं पता है, आपको बस एक क्वेश्चन में एक वर्ड है जिसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप उसके बारे में A to Z जितना पता है उतना लिख दीजिए। क्यों? अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप सारी की सारी चीजें लिखेंगे ना, इतनी सारी चीजें लिखेंगे, आप 8-10 लाइन का एक पैराग्राफ बना देंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो टीचर को लगेगा यार इसने कुछ ना कुछ आसपास का तो लिखा है। अब उसमें चाहे वो आधा नंबर दे या 1 नंबर दे, जनरली 1 नंबर दे देते हैं। अब वो आधा या 1 नंबर आपका जुड़ते जुड़ते कितना हो जाएगा? मान लो 37-38 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस नहीं आते, जिनमें आपने ऐसे भीख मांग मांग के एक एक नंबर जोड़ लिए, तो जहां आपके 85 के आसपास में आ रहे थे वहां आप 90 टच कर सकते हो। एक लास्ट चीज जिसके बिना आपकी आंसर राइटिंग भी किसी काम की नहीं है, वो चीज है कंटेंट। जब तक आपको कंटेंट ही नहीं पता होगा तो आप किस तरह से सारी चीजों को एक्सप्रेस कर पाओगे। इसीलिए क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगा दिए हैं मैंने, उनसे पढ़ लेना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे इसी तरह की वीडियो के लिए। खत्म।